Hello everyone, welcoming you all to my channel SST by Suruchi. We are studying History Chapter 2, as you all know, that is Nationalism in India. Today we are about to discuss the last fourth part of the chapter, the sense of collective belonging. So students, for better understanding of the chapter, you should catch the previous 4 videos which are already released. So let's continue. For today's class, the bullet points are the sense of collective belonging, importance of language, culture, history, folklores, etc., identity of the nation in figure or image, the very first painting of Bharat Mata, national song and national anthem, collection of old cultural vernacular folklores, creation of national flag, reinterpretation of history, conclusion. सो ये है हमारे आज के क्लास के बुलेट पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लेते हैं अपना चैप्टर. और लास्ट का ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बनते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, पेंसिल और हाइलाइटर ले लीजिए. मैं कोशिश करूंगी कि ये जो मेरी पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी कलरफुल हाईलाइट कर रखा है, इसका लिंक अटैच कर दूं ताकि आप चाहो तो इसके भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या आप इसको एज अ पीडीएफ यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. देखिए, पहला वर्ड जो लिखा है इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो. ठीक है, नेशनलिज्म. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ाया था. मतलब नेशनलिज्म का क्या है? देशभक्ति की भावना, यानी कि कंट्री के प्रति, नेशन के प्रति सरेंडर होना. ठीक है, बेसिक आप इसका यही मीनिंग समझिए. सो पढ़ते हैं. नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, which they discover some unity, they binds them together. देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम ये महसूस करना शुरू करते हैं, जब हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि हम सब एक देश का ही हिस्सा है, हम अपनी यूनिटी जो कि हम सबको बांध के रखती है उसे डिस्कवर करते हैं कि क्या चीज है जो हम सबको एक करती है, हमें एकता के सूत्र में बांधती है. यही वो सूत्र है, यही वो फीलिंग है जिसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं. ठीक है, देश के लिए अच्छी भावना का विस्तार होना. बट हाउ डिड द नेशन बिकेम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? ब्रिटिश रूल के टाइम में तो हम इतने ज्यादा फ्रैक्शन थे, जिसके एग्जाम्पल आपने पूरे चैप्टर में पढ़े, कि हम स्वराज का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, हम फुल इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं जानते हैं, लोग अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, कंट्री जैसा कंसेप्ट समझते ही नहीं है कि हमें कैसे यूनाइट होना चाहिए. ठीक है, तो लोगों के दिमाग में ये कैसे बसाया जाए कि नेशन एक रियलिटी है. How did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? कैसे इतनी डाइवर्सिटी को, इतने डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन भी डिफरेंट है, तो इन सबको एक कलेक्टिव बिलोंगिंग में कैसे आप बाइंड कर सकते हैं? इनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एक तरह से आंसर आपको दिया जा रहा है कि which were the favorable things, what were the efforts done to make the people of India feel the sense of collective belongingness. ठीक है, इसका ही आंसर हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं. This sense of collective belonging came partially through the experience of united struggles. सबसे पहली बात, किसी एक एम को जब हम अचीव करने के लिए यूनाइट होकर के एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो डेफिनेटली हमें यूनिटी आ ही जाती है. पहली और आखिरी बात, आप अपने स्कूल के किसी भी मैच के बारे में याद कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके के आपके क्लासमेट्स होते हैं, बट आप किसी एक एम में या किसी एक मैच में एक साथ होते हैं तो आप सब यूनाइट हो जाते हैं अपने सारे डिफरेंसेस को भूल कर. ठीक है, बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस through which nationalism captured people's imagination. प्रीवियस चैप्टर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वही बात है कि देश को यूनाइट करने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कल्चर का सहारा लेना पड़ता है. हमारा कल्चर हमारी इमेजिनेशन को प्रोवोक करता है. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, रोमांटिसिज्म. ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हम
रीजंस को परे रखकर इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिक्शन, अब वो क्या चीजें हैं जो लोगों के इमोशन पर वर्क करती हैं, लोगों को एक नेशनल सेंटीमेंट ग्रो करने में हेल्प करती हैं, वो चीजें हैं हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। ठीक है, पुरानी कहानियां अपनी बहादुरी की, अपनी सक्सेस की, अपने एंसेस्टर्स की चीजें जब हम सुनते हैं, आगे अपनी जनरेशन्स को बताते हैं, अपने सिंबल्स पे प्राउड करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें नए सेंसेस डेवलप करती हैं। ठीक है, जो हमें अपने नेशन से इमोशनली अटैच करती हैं। The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग एक हेल अक्सर बोलते हैं, भारत माता की जय। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या वाकई में कोई ऐसी माता थी जिनका नाम भारत था, या है वो? ठीक है, भारत तो एक कंट्री का नाम है, भारत माता का क्या कंसेप्ट है? ठीक है, तो जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था एलेगरी, यानी कोई ना कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको हम पेंटिंग में या स्टैचू में जीवंत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया में भी नेशन को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए फिगर या इमेज का इस्तेमाल किया गया। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। ठीक है, एक देश को समझने के लिए सबसे पहले यूनिटी इंप्रूव करने के लिए भारत को माँ के रूप में फिगर किया गया, इमेज बनाई गई। ठीक है, जैसे कि हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। ठीक है, इट वॉज इन द 20th सेंचुरी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें हाईलाइट कर लो। 20th सेंचुरी में with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। ठीक है, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप करने के लिए, भारत को एक आइडेंटिटी देने के लिए एक भारत माता की इमेज से लोगों को एसोसिएट कर दिया गया। ठीक है, द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो पहली इमेज थी भारत माता की, ये सब किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। ठीक है, इन्होंने ऐसी पोइट्री भी लिखी जिसका टाइटल है वंदे मातरम। आप सभी जानते हो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है आज की डेट में। ठीक है, अपनी मातृभूमि के लिए एक उन्होंने पोयम हाइम क्रिएट करी, जिसको टाइटल देते हैं हम वंदे मातरम। ठीक है, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ। ठीक है, उनके नॉवेल थी जिसमें इस हाइम को इंक्लूड किया था, एंड इट वाज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। सबसे ज्यादा इसे स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में गाया जाता था। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में एक पोयम लिखी थी रॉगेट डेसल्स ने, जिसका नाम था मर्सिलिस, है ना, और वो आज की डेट में फ्रांस की नेशनल एंथम है। तो ऐसे ही ये वंदे मातरम जो हाइम था, आनंद मठ नॉवेल का भी हिस्सा था, उसको बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, फिर एक भारत माता की इमेज अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर क्रिएट की। इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, ये पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जिसमें भारत माता को कैसे पोर्ट्रे किया है, एक साध्वी के रूप में। एस्थेटिक फिगर मतलब एक साध्वी। शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, ये उनकी क्वालिटीज थी, बहुत शांत थी, बहुत ही कंपोज पर्सनालिटी थी, बहुत ही डिवाइन दैवीय थी, और स्पिरिचुअलिटी उनके चेहरे पर झलकती थी। In subsequent years, the image of भारत माता acquired many different forms। समय के साथ भारत माता की इमेज भी बदली और बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन में लोगों के सामने प्रिंट होकर के आई, एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। सबका अपना अपना आउटलुक होता है चीजों को इमेजिन करने का और उसको एक्सप्रेस करने का। ठीक है,
Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. जो लोग अपने मदर फिगर के लिए डिवोशन रखते थे, और सबसे बड़ा मदर फिगर किसको मान लिया गया? भारत माता। ठीक है, तो भारत माता के लिए आपका जो डिवोशन है वो आपके नेशनलिस्टिक होने का एक एविडेंस बन गया। ठीक है, कि आप उनको कितने रिस्पेक्ट करते हो। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. अब एक तरीका और निकाला गया कि इंडिया की जो फोकलोर्स हैं, लोक कथाएं हैं, इनको भी रिवाइव किया जाए। ये ब्रिटिशर्स के आने से, वेस्टर्न कल्चर के आने से, वेस्टर्न एजुकेशन के आने से और किताबों के अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाने से कहीं ना कहीं भारत की जो फोकलोर्स थी, कहानियां थी, लोक कथाएं, लोक गीत थे, ये कहीं ना कहीं खोए जा रहे थे। तो ये तय किया गया कि इनको भी रिवाइव करने का एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है, अदरवाइज तो हम अपने कल्चर की ये अहम चीजें खो देंगे। तो क्या हुआ? इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends। ठीक है, ये भी एक तरह का नेशनलिस्ट एफर्ट था कि पुराने फोक टेल, जो भी फोक टेल्स हैं, जो फोकलोर्स हैं, ठीक है, जिन्हों बार्ड्स ने, पुराने कवियों ने गाया है, उनको गांव गांव जा करके ढूंढना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उनका कलेक्शन बनाना, ये भी एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया गया। दीज टेल्स, ये जो पुरानी कहावतें थी, जो जैसे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आगे बढ़ती रही, they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। ठीक है, सामने निकल के जो बातें आई कि हम क्या थे, और आउटसाइड फोर्सेस की वजह से हमारा ट्रेडिशनल कल्चर कितना ज्यादा करप्ट हो गया, इसकी एकदम ट्रू पिक्चर सामने आई कि हमारा कल्चर कैसा था, कितना रिच था, क्या चीजें थी, और वो कैसा बन गया आज समय के साथ बदलते बदलते। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। देखो, देश में रहने वाले या किसी भी स्टेट, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले हर पर्सन का ये राइट होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने पास्ट से जुड़ी हुई चीजों को प्रिजर्व करे और उस पे वो प्राइड फील कर सके। ठीक है, इसके लिए जरूरी ये है कि उसको कम से कम पता होना चाहिए कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा फोक ट्रेडिशन कैसा था। ठीक है, आपको याद होगा जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हिस्ट्री में, ग्रीस के रिवोल्ट करने का, इंडिपेंडेंस की डिमांड करने का रीजन क्या था? हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें क्या था? क्योंकि उन्हें ये डर था कि हमारा कल्चर खतरे में है, मुस्लिम एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर हम पे रूल कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, कल्चर को प्रिजर्व करना कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक बहुत ऊंची चीज, ऊंची मान्यता देता है कि हमारा कल्चर कितना रिच था, और आज भी हम उसके ऊपर गर्व करते हैं और उसको हम किल नहीं होने दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में यही डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया में कल्चर के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके हैं और होते ही रहते हैं मॉडिफिकेशन, पर साउथ इंडिया में आज आप भी अभी भी देखोगे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं और पूरे गर्व के साथ करते हैं, उन्हें वो फ्लॉन्ट करने में कोई शर्म नहीं होती। जबकि नॉर्थ में आप देखते हो कि ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने में बहुत से लोगों को हेजिटेशन हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे लोगों को ये समझना कितना जरूरी होता है कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखें, ताकि हम अपने सेंस ऑफ प्राइड को रिस्टोर कर सकें। इन बंगाल, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk रिवाइवल। ठीक है, जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इस डायरेक्शन में एफर्ट्स किए, क्या कि जो पुराने बैलेट्स हैं, नर्सरी राइम्स हैं, ऐसा नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही वो पोयम है जो यूनिवर्सली दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक है, इंडिया में भी कई ऐसी प्यारी प्यारी पोयम्स हैं जो बच्चों को हमेशा से पढ़ाई जाती हैं, जैसे चंदा मामा दूर के, आपको सबको पता होगा। बट देखो ना, किस कंट्री ने अपने कल्चर को कितना एक्सपेंड कर दिया है कि आज की डेट में हमें सिर्फ नर्सरी राइम पूछी जाए तो हम जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल बताते हैं।
क्यों हमें अपने बचपन की हिंदी पोएम्स याद नहीं आती हैं? उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हम अपने फोकलोर्स और फोक टेल से दूर होते जा रहे हैं। तो आज के टाइम में भी हमें इन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस टाइम में भी एफर्ट किया कि जितनी भी फोक चीजें हैं उनको रिवाइव करने की जरूरत है। ऐसे ही बंगाल में जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया, वैसे ही मद्रास में मिस्टर नटेशा शास्त्री जी ने भी किया। He published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales. तमिल भाषा की जो फोक टेल्स थी उनका एक कलेक्शन बनाया 4 वॉल्यूम्स में, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम से। ठीक है, he believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो फोक चीजें होती हैं उसमें ही आप रियल एसेंस देख पाते हो, एक आम जीवन का, आम लोगों के जो थॉट्स होते हैं, आम लोगों के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको फोक चीजों में ही देखने को मिलेंगी। जो नई नवेली विधाएं होती हैं किसी चीज को लिखने की, गाने की, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो अगर आपको ट्रू चीजें देखनी है, ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन देखना है, तो आपको हमेशा ही फोक टेल्स, फोकलोर्स या नेशनल लिटरेचर की तरफ ही देखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आप फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट था ये अपने आप में इम्पोर्टेंट तो था ही था। नेशनल लीडर्स जो थे वो ज्यादा अवेयर हो गए ऐसे आइकन्स और सिंबल्स के बारे में, जिनकी वजह से लोग अपने आप को यूनिफाई महसूस करते थे। सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ऐसे सिंबल्स को पहचानना या क्रिएट करना जिससे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रांग होती है और उन्हें अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, देखो बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट का कई बार यहाँ पे जिक्र आ चुका है। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही बंगाल में a tricolor flag was used, and which were the tricolor? Red, green and yellow. ठीक है, that tricolor was designed, उस टाइम में मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. ठीक है, ट्राई कलर था रेड, ग्रीन और येलो, जिसके ऊपर 8 लोटसेस बने हुए थे जो कि ब्रिटिश 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। एक क्रिसेंट मून बना हुआ था जो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। ये पहला ट्राई कलर था जो हमने यूज किया स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर। गांधी जी ने खुद एक अपना स्वराज फ्लैग डिजाइन किया 1921 में, वो भी ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील। अब इस फ्लैग में क्या था, चिन्ह, सिंबल क्या था? अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो एक चरखा बना हुआ था इसमें जो कंटिन्यूटी और सेल्फ हेल्प का जो था वो सिंबल था। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defense. ठीक है, तो जब भी कभी कोई मार्च होता था उसके बाद से तो वो हमेशा उसी फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता था, और वो फ्लैग एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खुद को प्रूव करने का एक सिंबल था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अपने इतिहास को दोबारा से लोगों के सामने लाना, उनको बताना कि हम कितने अच्छे या कितने पावरफुल पास्ट को होल्ड करते हैं, जो कि अब हम इस स्ट्रगल के टाइम में और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में भूल रहे हैं लगभग। ठीक है, अनदर मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be brought about differently. भारतीय इतिहास को प्रॉपरली लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाना जरूरी है, एक डिफरेंट तरीके से।
अब यहाँ पे डिफरेंट क्यों यूज किया गया है वर्ड, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस हिस्ट्री को भी हमें ऐसे बताया कि जिससे कि हमें यकीन हो जाए कि हम तो बहुत ही बैकवर्ड और प्रिमिटिव थे, जबकि रियलिटी ये है कि इंडियंस कभी भी पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से बैकवर्ड और प्रिमिटिव नहीं थे, ठीक है। हम अपने तरीके से डेवलप्ड थे, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारी चीजें प्रॉपर डेवलप्ड थी, ठीक है। बट क्योंकि British saw Indians as a backward and primitive, incapable of governing themselves. उन्होंने इतना दिमाग में हमारे भर दिया कि हम अपने कंट्री को गवर्न करने में इनकेपेबल है, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव है अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। इसलिए लीडर्स का ऐसा मानना था कि इंडियंस को इंडिया की हिस्ट्री प्रॉपरली डिफरेंटली फिर से प्रेजेंट करके बतानी जरूरी है। In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. हमारी great achievements को खंगाला गया कि निकालो बाहर, लोगों को बताओ कि हमने क्या किया, हमारी क्या achievements हैं, क्यों हम सिर्फ इन्हीं की achievements को great मान रहे हैं, और अब धीरे धीरे नई जनरेशन केवल ब्रिटिशर्स को समझ रही है और अपने आप को भूलती जा रही है। They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. उस टाइम के हिस्ट्री को प्रॉपरली डेवलप करके लोगों के सामने लाया गया, ग्लोरियस डेवलपमेंट किए गए। क्या बताया गया कि हम कितने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स को रखते थे पुराने टाइम में, चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, लॉ हो, फिलोसफी हो, या क्राफ्ट और ट्रेड ही क्यों ना हो, हमारे पास एक बहुत ग्लोरियस पास्ट है, हमें वो चीजें समझनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द ग्लोरियस टाइम in their view was followed by a history of decline when India was colonized, ठीक है। हमारा ये जो ग्लोरियस टाइम था, ये तब से डिक्लाइन होना शुरू हुआ जब से इंडिया कॉलोनाइज्ड हुआ। These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggles to change the miserable conditions of life under British rule. लोगों को ये हिस्ट्री बताने के पीछे नेशनलिस्ट का मोटिव यही था, यही अर्ज किया उन्होंने कि हमें अपने ऊपर, अपने अचीवमेंट्स पर, अपने पास्ट पर गर्व करना चाहिए और अपने आप को इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल ने हमें इतनी मिजरीज दे रखी हैं। These efforts to unify people were not without problems. अब ये जो यूनिफिकेशन था ना कि अपने पास्ट को याद करो, पास्ट को समझो कि आप कितने योग्य थे, इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। क्यों प्रॉब्लम्स आई? चाहे आप भारत माता की इमेज बनाने से लेकर भारत के नेशनल फ्लैग को बनाने तक लीजिए, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम जो कहते नहीं है, दो डिफरेंट थॉट्स आ जाना। जैसे मुस्लिम्स में बुत परस्ती ही सही नहीं मानी जाती, यानी कि आप स्टैचूज को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, बट हिंदूज के लिए स्टैचू बनाना, पेंटिंग बनाना कॉमन बात है, वर्शिप करना कॉमन बात है, बट मुस्लिम्स उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते, ठीक है। और इंडिया के जो पास्ट की चीजें हैं, मुगल से पहले तो इंडिया में मुस्लिम्स का कोई भी नामो निशान नहीं था, यानी कि अगर और पास्ट की हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां कहीं भी मुस्लिम्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं एलिनेटेड फील होने लगा कि अरे इनके पास्ट में हमारा नामो निशान तो इससे पहले तो था ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वर्ग था इस टाइम में, वो अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आगे लाइन। When the past being glorified was Hindus, when the images celebrated were drawn from the Hindus iconography, then people of the other communities felt left out. जो मैंने अभी भी बात बताई, आइकोनोग्राफी करना या इमेजेस बनाना, इस सबको दूसरी और कम्युनिटीज सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का कंक्लूजन। देखते हैं इसको। होप आपको अभी तक की बात समझ में आ गई हो कि इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, और शायद वो प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century, ठीक है।
ये जो कुछ भी चल रहा था, चाहे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्से का बढ़ना कॉमन लोगों का, और लोगों का स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करना, फ्रीडम को पाने का जो जज्बा था ये ग्रो कर रहा था, ठीक है, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movements for independence. कांग्रेस का और गांधी जी का जो मोटिव था कि लोगों का ये जो चाहे वो गुस्सा हो, चाहे ग्रीवेंसेस हो, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और उस ऑर्गेनाइज्ड एंगर या ग्रीवेंस को इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एंगर भी एक एनर्जी होती है जिसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज कर दिया जाए तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। यही एक सिंपल सा मोटिव यहाँ पे आप समझ लीजिए। Through such movements that nationalists try to forge a national unity, but as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations. ये एक रियलिटी थी और बहुत बुरा भी था कि सबके लिए नेशनल यूनिटी वो नहीं था जो कुछ लीडर्स के लिए था। सबके अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस होती थी, एक्सपेक्टेशन होती थी, सब अलग अलग चीजों को दिमाग में रख के पार्टिसिपेट करते थे। एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की थी, वाइड रेंजिंग थी। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सबके लिए आजादी का मतलब, कॉलोनियल रूल से आजादी का मतलब अलग अलग था। द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि सबके डिफरेंसेस, ये मतभेद खत्म हो जाए, एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। सबको ये कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, अभी भी शायद प्रॉपरली कन्विंस नहीं है कि भाई अगर एक ग्रुप की डिमांड पूरी की जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरे को हम एलिनेट कर देंगे, ठीक है। हमारा मोटिव यानी कि कांग्रेस का मोटिव ये नहीं था कि किसी को हम एलिनेट कर देंगे। दिस इज प्रेशियसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, ठीक है। प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो अक्सर मूवमेंट की यूनिटी इसी बात पे टूट जाती थी क्योंकि लोगों को ये लगता था कि एक का साथ तो देगी कांग्रेस और कुछ को छोड़ देगी, ऐसा हम लोगों ने भी पढ़ा भी था। The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups, ठीक है। तो ये तो हमेशा उतार चढ़ाव कांग्रेस के साथ भी लगा रहा, चाहे कांग्रेस की एक्टिविटीज हो, चाहे नेशनल यूनिटीज हो, इन सब ने फेस किया। डिसयूनिटी को भी, इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी, ये सब कुछ पैरेलली चलता रहा, ठीक है। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. बहुत अच्छी लाइन है। कुछ भी रहा हो, कैसे भी डिस्प्यूट्स हो, मगर एक कॉमन चीज जो एमर्ज हो रही थी वो थी अ नेशन विद मेनी वॉइसेस। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक नेशन जिसमें बहुत सी आवाजें उठ चुकी हैं। कुछ आवाजें पॉजिटिवली उठ रही हैं, कुछ आवाजें नेगेटिवली उठ रही हैं, कुछ आवाजें देश को बांटने के लिए भी उठ रही थी, तो कुछ आवाजें देश को आजाद कराने के लिए भी उठ रही थी, ठीक है। तो ज्यादातर वॉइसेस उस टाइम में यूनाइट हो चुकी थी, दे वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है। और डेफिनेटली इसी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि भारत को आजादी सबके यूनाइट होने से ही मिली है, ठीक है। चलिए, हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही एंजॉइंग भी रहा हो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री थी, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया। होप आपको भी पढ़ने में मजा आया हो, आप सारी चीजों को कॉन्सिक्वेंटली समझ पाए हो, एक सीक्वेंस में उसको समझे, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। होप सारी चीजें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन्हें जरूरत है इस तरह के एक्सप्लेनेशन की, डीप एक्सप्लेनेशन की, आप उनके साथ चैनल को शेयर करिए। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए मैसेज जरूर ड्रॉप करें। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे सब्जेक्ट और किसी दूसरे चैप्टर के साथ। गुड बाय एवरीवन।